हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास लेक्चर सीरीज ऑन पॉलिटी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज भी खत्म कर दिया। तो ऐसे 3-4 चैप्टर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो आज हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं और ये एमसीक्यूज 1000+ एमसीक्यूज होगा। इसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने इंक्लूड कर लिया ताकि आपको भी हेल्प हो जाए और आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाए। और ये आज का एमसीक्यूज लास्ट जितने भी क्लासेस होगा उसमें बेस्ड है, और आगे जाके जितने भी क्लासेस होगा उसके साथ साथ बाकी एमसीक्यूज भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को लास्ट जितने भी क्लासेस हो गए समझ में आ गया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो एक मोटिवेशन क्वेटो क्या है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। ठीक है, समय के पास भी उतना समय नहीं है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के आपको समय खर्च करना पड़ेगा। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या है? समय, जो कोई मतलब कितने भी पैसा दे दो आप खरीद नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करें, जो भी समय आपके पास है उसको एक मतलब जैसे एक शेड्यूल बनाते हैं ना, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो आप स्ट्रेटेजी बनाओ। आप आपका समय कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, वो समय को आप कैलकुलेट करें, तभी आपको जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अगर टाइम मैनेजमेंट आ गया तो आपको जो टाइम होगा वो क्वालिटी ऑफ स्पेंड होगा, तभी आपका सीखने को या फिर जो भी आप काम करें उसमें प्रोडक्टिव निकलेगा। ठीक है, चलिए फिर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, कौन से कितने शेड्यूल है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में, बताइएगा। मैंने 2-3-4 क्लास में बताता आ रहा हूँ कि कितने शेड्यूल है हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में, और इनिशियली कितना था वो भी बताइएगा। और एक काम कीजिएगा, आप लोग A4 साइज के पेपर शीट ले लेना, उसमें मतलब पॉइंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 जितना भी क्वेश्चंस मैं सब करा रहा हूँ, उसमें आप खुद का आंसर देखना कि करेक्ट हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। अगर करेक्ट हो रहा है तो करेक्ट दीजिए और गलत हो रहा है तो गलत कीजिए। ठीक है, तभी आपको जाके पता चला कितना करेक्ट हुआ कितना गलत हुआ। इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, तभी आपका एमसीक्यू सीरीज का भी एक प्रोडक्टिव निकलेगा। ठीक है, और कितना गलत हो रहा है कितना करेक्ट हो रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अभी बताइए शेड्यूल कितना शेड्यूल है, कितना नंबर ऑफ शेड्यूल है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में? हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में 12 नंबर ऑफ शेड्यूल है, और इनिशियली कितना नंबर का था? 8 शेड्यूल था। ठीक है, बाद में 4 और ऐड किया गया, अभी 12 है। तो ओरिजिनल कितना था? 395 आर्टिकल, 22 पार्ट एंड 8 शेड्यूल। और प्रेजेंटली कितना है? 470 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर मेंशन? अभी इस आंसर आप लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मैं 1 महीना पहले मतलब क्लास किया फिर अभी एमसीक्यूज कर रहा हूँ। तो 2-3 क्लास हो गया तो आप लोगों को आना चाहिए। तो ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 से 51A। ठीक है, और जिसको भी मतलब पता नहीं, लास्ट क्लासेस नहीं देखा, तो प्लीज़ जाइए लास्ट क्लासेस देखिए, अपना जो भी बुक है आपके पास वो रीड कीजिए, फिर एमसीक्यूज लगाइए। क्योंकि एमसीक्यूज नहीं आ रहा है इसका मतलब आप लोग लास्ट क्लास में अच्छे तरीके से नहीं देखा, और जो भी आपके पास बुक है वो भी नहीं कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए फिर, इन which ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुंशिएटेड फंडामेंटल ड्यूटीज? अभी बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज तो लास्ट क्लास में ही बताया था। तो कौन से आर्टिकल में है फंडामेंटल ड्यूटीज? आर्टिकल आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है बताइए? आर्टिकल 51A। ठीक है, और ये बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इनिशियली नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, और कौन से कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ऐड किया गया है? सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया है। ठीक है, द टर्म स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल में स्टेट डिफाइन किया गया है? द डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में है बताइएगा? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या क्या आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है,
और ये आर्टिकल आर्टिकल 12 में आता है। और एक आर्टिकल में डेफिनेशन ऑफ स्टेट आता है, वो कौन से आर्टिकल में आता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपका, अगर अच्छी तरीके से याद नहीं है, तो आपको फिर से रीड करो, फिर वीडियोस देखो, ठीक है, फिर एमसीक्यूज लगाओ, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से याद करो। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। नेक्स्ट, which among the following are considered essentials for the realization of the highest good of India citizen? तो इंडियन सिटीजन के पास सबसे हाईएस्ट, मतलब आप कह सकते हो कि एसेंशियल चीज क्या है इंडियन सिटीजन के पास। यहाँ पे आप अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्योंकि डीपीएस में तो जस्टिसेबल नहीं है, प्रेमबल में भी कुछ बताया नहीं, और ड्यूटीज भी जस्टिसेबल नहीं है, सिर्फ एक ही है फंडामेंटल राइट जो जस्टिसेबल भी है और एनफोर्सेबल भी है, ठीक है। कोई वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट, which of the following amendment is called मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस? कौन से आर्टिकल, कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस बोलता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सॉरी अमेंडमेंट है, आपको पता होना चाहिए। कौन से आर्टिकल को बताता है? एलिमिनेशन कैसे हो सकता है? देखो 73 और 74 तो पंचायती राज से है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। तो ए और बी में दोनों में से एक होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद होगा। तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया था, और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया था, और इसको इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट, आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द क्या? अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 और 30 कौन से मतलब राइट्स पे आता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसमें चारों में से कौन सा होगा? फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस तो नहीं होगा, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन तो नहीं होगा उस, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल 30 में क्या है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये देख सकते हो आप, इसमें डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हमेशा क्वेश्चंस पढ़ते वक्त ध्यान हमेशा क्वेश्चंस पे रखना। देखो यहाँ पे क्या बोला? नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट। कभी क्या करते हैं लोग, नॉट को मतलब देखते ही नहीं, फिर करेक्ट देखते हैं, फिर देखते कि अरे इस चारों ऑप्शन में तो मतलब कुछ मतलब लग ही नहीं रहा, क्या होगा, फिर गलत टिक करके आ जाता है, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चंस है उसको अच्छी तरीके से देखो, अच्छी तरीके से समझो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है और क्वेश्चंस का नीड क्या है, ठीक है। तभी जाके आपको, कभी कभी नॉट ही हाइड हो जाता है, मतलब है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला कि कौन सा करेक्ट फीचर्स नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कौन से क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये तो है, ये तो ऑप्शन मतलब ये तो होगा, ये तो नॉट नहीं होगा, ठीक है। इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ये भी होगा। मेजोरिटी पार्टी रूल, ये भी होगा। तो नॉट क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट, many key features of the constitution such as federal structure of government, ठीक है, provincial autonomy, bicameral structure and separation of powers are directly taken from, कहाँ से लिया गया है? ये जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगा इसमें, जो आप गवर्नमेंट ऑफ एक्ट जितने भी है तो वो पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मतलब सिंपल भी याद होना चाहिए था, क्योंकि मैंने
लास्ट क्लासेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को ही डिस्कस किया, ना कि 1919 को डिस्कस किया, ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को डिस्कस किया। ठीक है, तो आपको आना चाहिए था। तो इसका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बहुत देशों से किया गया, लेकिन हम लोग का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उससे भी लिया गया। Which article of the Constitution laid down that state shall take steps to organize village पंचायत? कौन से आर्टिकल में है? अगर आपको मतलब एलिमिनेशन करना, देखो क्वेश्चंस कभी कभी ट्रिकी रहता है। ठीक है, तो आप जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते 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 रहोगे, तब आपको जाके एक मतलब एक गेसिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग डेवलप होगा। ठीक है, वो टैलेंट डेवलप होगा, तब आप भी एलिमिनेशन करके वो करेक्ट आंसर भी निकल सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा। तो आज फर्स्ट सेशन है ना एमसीक्यूज का, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गलत हो रहा है तो गलत होने दो, उससे सीखो। अब लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। ठीक है, अपनी गलतियों से सीखो, ये नहीं कि मिस्टेक किया और रख दिया। ठीक है, अपनी गलती जो है उसको सीखो, फिर जाके आगे उस गलती को दोबारा रिपीट मत करना। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल कौन सा आर्टिकल होगा? 39 या 40? कौन सा होगा? 39 या 40? आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 में बोला गया विलेज ऑर्गेनाइज टू विलेज पंचायत। ठीक है, ये देखिए इसमें डिटेल में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, which article of Indian Constitution reflect that it constitutional is neither rigid nor flexible but synthesis of both? ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में बोला गया है कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है, बट दोनों का मिक्सचर है? ठीक है, कौन से आर्टिकल में बोला गया है? ठीक है, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा। तो अगर रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, लेकिन दोनों है, तो कौन से आर्टिकल में होगा? आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 368, क्योंकि इसमें क्या बोला गया आर्टिकल 368 में? अमेंडमेंट। ठीक है, तो अमेंडमेंट में क्या बोला गया? कुछ चीजें जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अमेंड नहीं किया जा सकता, और जो बाकी अमेंडमेंट के लिए मतलब अमेंडमेंट कर सकते हो उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए अमेंडमेंट में रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों मिक्सचर है, इसलिए आर्टिकल 368 होगा। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन आर्टिकल 368 का मेन मतलब पॉइंट है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो आर्टिकल 368 में है, लेकिन ये क्वेश्चन जो थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम? कहाँ से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया? लास्ट क्लास में फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कस किया हम लोगों ने। जल्दी जल्दी बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ना कि ब्रिटिश, ना कि अमेरिकन, ना कि कैनेडियन से। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है। रशियन। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स यूएसए। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से और आयरलैंड। ठीक है, याद रखना, ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये सारे। ठीक है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनवाइजेस अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत? कौन से पार्ट में 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत के बारे में बोला गया है? कौन से पार्ट में? देखा, मैंने पहले क्लास से ही बताता आ रहा हूँ कि आपको आर्टिकल्स, जितना आर्टिकल्स है, ठीक है, मतलब हर एग्जाम में ये आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और याद भी रखिएगा, और याद ना हो तो जितना मतलब आपको हो सके आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप लिख के प्रैक्टिस करते हो तो आपको याद भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में है? ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 9। ठीक है, पंचायत पार्ट 9 और शेड्यूल 11 में है, याद रखना। पार्ट 9 और शेड्यूल 11 में है। ठीक है,
याद रखना। ये आपको दिखाई दे रहा है डिटेल्स। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन आर्टिकल 243 एंड आर्टिकल 243A टू 243O तक है। और ये पंचायती राज कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायत, याद रखना। और फर्स्ट पंचायत एस्टेब्लिश हुआ था कौन से मतलब स्टेट पे हुआ था? वो राजस्थान पे हुआ था, याद रख, राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is the deals with the fourth schedule of the Indian Constitution? फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से मतलब फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? आपको अगर पता नहीं है तो प्लीज आप जो शेड्यूल में जो भी लिखा हुआ है वो अच्छी तरीके से रीड करिएगा, नहीं तो बाकी आप एग्जाम में अगर आएगा तो आपको मतलब नहीं आने से फिर आपको ज़्यादा लो फील होगा, फिर एग्जाम भी खराब हो जाएगा। ठीक है। तो फोर्थ शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। जो राज्यसभा में सीट का है उसके बारे में बताया गया। ठीक है। शेड्यूल 1 से लेके 12 तक आप अच्छी तरीके से ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल। इस इलेक्शन कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये कौन से आर्टिकल में आता है? देखो, जब हम आगे डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो हमको पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होता है, स्टेचुटरी बॉडीज क्या होता है। ठीक है। ये सारे बॉडीज के बारे में हम लोग पता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324 में आता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत बार पूछा गया है और ये आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये पार्ट 15 में आता है, ये देखिए पार्ट 15 में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन से वर्ड है जो नीचे दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड नहीं किया गया प्रेम्बल में। ठीक है। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेम्बल में कौन से वर्ड नहीं है? हम लोगों को दिखाई देता है जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। ठीक है। वो जितने सारे हैं उसमें डिग्निटी वर्ड नहीं है। ठीक है। इक्वलिटी ऑफ, ठीक है, स्टेटस, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, जस्टिस, इकोनॉमिकल, ठीक है, फिर पॉलिटिकल, ये सारे सोशल जस्टिस, ये सारे हैं, लेकिन डिग्निटी वर्ड नहीं है। तो कौन सी वर्ड नहीं है? डिग्निटी। नेक्स्ट, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड? अभी बताइए कि कौन से जो शेड्यूल है उसको अमेंड किया जाता है। जो इंडियन यूनियन के स्टेट्स है उसको अगर बना फिर से नया स्टेट बनाना हो, 2-3 स्टेट मिला के, या फिर घटाना हो बाउंड्री, नेम चेंज करना हो, ठीक है, अगर कोई भी करना हो स्टेट रिलेटेड, वो कौन से शेड्यूल को मतलब अमेंड किया जाता है? पहले जो हम लोगों ने किया था प्रेम्बल के पहले ही हम लोगों जो सेलिन फीचर्स ऑफ द स्टेट किया था उसमें भी बताया था और बाद में भी मैंने बताया था कौन से स्टेट में बोला जाता है। ठीक है। ये कौन से शेड्यूल में आता है? फर्स्ट शेड्यूल, याद रखना, फर्स्ट शेड्यूल में आता है। ठीक है। ये देखिए, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया, सो द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी, याद रखना। और आर्टिकल 1 to 4 तक फर्स्ट शेड्यूल में आता है। ओरिजिनली 1950 देयर आर 8 शेड्यूल बट एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल है। ठीक है। नेक्स्ट, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय 1 से 8 तक तो पहले ही था, फिर 9, 10, 11, 12। ठीक है। ये कौन से शेड्यूल से ऐड किया गया, कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया? अभी का क्वेश्चन जो है वो 9th शेड्यूल का है। तो 9th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट
उसके तहत ऐड किया गया है, ये आपको बताना है। और बाकी 10th 11 और 12 जो शेड्यूल है वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया कि वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आप शेड्यूल चैप्टर में जाएंगे तो आपको उसमें दिया हुआ है, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? 9th शेड्यूल वाज अमेंडेड एडेड बाय कौन सा अमेंडमेंट? फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है, ऑप्शंस ए। नेक्स्ट ये देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट एडेड 9th एडेड 13 लॉज टू द शेड्यूल। अभी नेक्स्ट, द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है वो कौन से लिस्ट पे है, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे पार्लियामेंट में, हम लोग उसको भी स्टडी करेंगे। 3 लिस्ट होता है, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कौन से लिस्ट पे आते हैं वो आपको बताना है। जैसे अभी पब्लिक हेल्थ, ठीक है, इंडियन सिटीजन के बारे में बताया, और सैनिटेशन वो आपको गेसिंग करके भी आप ला सकते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आर्टिकल कौन से लिस्ट पे होगा? वो आपको स्टेट लिस्ट में देखने को मिलेगा। स्टेट का काम है कि सैनिटेशन प्रोवाइड करे, पब्लिक का हेल्थ के बारे में देखे, ठीक है। नेक्स्ट, public health and sanitation hospitals and dispensaries is listed in the state list of the 7th schedule of the constitution of India। हम लोग क्या करेंगे, आज एमसीक्यू से रहने ख़त्म करते हैं, फिर अगर 2-3 और लगता है एमसीक्यू करते हैं, फिर शेड्यूल जो है 1 से लेकर 12 तक वो हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तभी आप लोगों को वो ज़्यादा याद भी रहेगा और कंसेप्ट भी क्लियरिटी होगा। थोड़ा डेप्थ कंसेप्ट क्लियरिटी में ही मैं फोकस करूँगा, ठीक है। तो ये 7th शेड्यूल में है, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कौन से लिस्ट पे है? स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेम्बल हैज़ बीन अमेंडेड टिल नाउ? मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया, कि कौन से कितना अमेंडमेंट किया गया है प्रेम्बल को, कितना बार अमेंडमेंट हुआ है प्रेम्बल को अभी तक। तो प्रेम्बल को अभी तक कितना, एक ही बार अमेंड किया गया, और उसके बाद कभी अमेंड नहीं किया गया, क्योंकि केशवानंद भारती के इसमें बोला गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ना छुए और उसको अमेंड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसलिए आप जो है प्रेम्बल को भी मतलब अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम्बल को भी बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया गया है। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आप जब इसको अमेंड के लिए भेजोगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो जब भी रिव्यू देगा तो उसमें ख़त्म कर देगा, ठीक है, डिसमिस कर देगा उस वर्डिक्ट को। तो प्रेम्बल अभी तक कितना बार अमेंड किया गया? वंस, एक ही बार, ठीक है। वो लास्ट कुछ टाइम पहले जो एक क्वेश्चन हुआ था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को बोला था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वंस। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम? कहाँ से डिराइव करता है ये अल्टीमेट अथॉरिटी? कहाँ से डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? पीपल ऑफ इंडिया से, या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, या फिर सुप्रीम कोर्ट से, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से? कहाँ से डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगर यहाँ पे ई ऑप्शंस दिया जाता है अबव ऑल, या फिर डी में अबव ऑल दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी होता। लेकिन अभी कौन से क्या होगा, अभी का जो क्वेश्चन है उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए, पीपल ऑफ इंडिया। प्रेम्बल को अच्छे तरीके से रीड करना, प्रेम्बल से बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। प्रेम्बल को अच्छे तरीके से याद कर लो, रट्टा मार लो प्रेम्बल को, ठीक है। प्रेम्बल से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रेम्बल को अच्छे तरीके से रट्टा मार लो और याद भी कर लो, तभी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। कोई भी एग्जाम में अगर आप रट्टा मार लिया
तो अगर प्रेमबल से क्वेश्चन आता है तो आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट, इन व्हिच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेमबल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग जब प्रेमबल का क्लास किया था तब हम लोग ने देखा था कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि प्रेमबल इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट केस में बताया था कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट बाद में भी बताया गया कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी आपको बताना है कि कौन से केस में बताया गया था कि इज अ प्रेमबल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बताना है। ये देखिए मैंने जो भी अभी तक एमसीक्यूज करा रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है, और ये मैं पहले से भी मतलब पहले जो एमसीक्यूज है या फिर प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें भी ये रिपीटेड हुआ मैंने देखा था, ठीक है। तो आपको अभी बताना है कि प्रेमबल इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से केस पे बताया गया। तो ये केशवानंद भारती केस में बताया गया, ठीक है। और ये बेरोवर यूनियन केस में बताया गया था कि प्रेमबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में केशवानंद भारती केस में बताया गया कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और LIC ऑफ इंडिया केस उसमें बताया गया कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। याद रखना, सारे केसेस याद कर लो, सारे केसेस का आप एक A4 साइज पेज में केसेस लिख लो, और ये केस किससे रिलेट करता है और कौन से साल में आया था इसको आप बना लो, ठीक है। बना के आपके जो स्टडी टेबल है उसको फ्रंट पे चिपका दो, तो आपको जब भी आप देखोगे तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। Which of the following articles cannot be suspended during the national emergency? नेशनल इमरजेंसी में कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं किया जाता है? तो आई होप आपको आता होगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्योंकि आज पहला सेशन है इसलिए मैं थोड़ा इजी रखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा एडवांस लेवल रखूँगा, ठीक है। आज इजी, मॉडरेट और एडवांस तीनों में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज इजी हो गया, नेक्स्ट मॉडरेट रखेंगे, फिर एडवांस लेवल रखेंगे, तभी आपको पता चलेगा लेवल क्या होता है, ठीक है, हर एग्जाम में। तो ये कौन सा आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड नहीं किया जाता है? आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। आर्टिकल 20 एंड 21, ये देखिए आर्टिकल 359 of our constitution states that article 20 and 21 of our constitution cannot be eliminated under any circumstances even during an emergency। किसी भी circumstances पे आर्टिकल 20 and 21 नहीं एलिमिनेट किया जा सकता, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, which of the following is not correctly matched under the constitution of India? कौन से नीचे दिया गया जो मतलब मैचिंग है वो कौन करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। ये पंचायती राज पार्ट 9 में आता है, या फिर म्यूनिसिपलिटी राइट पार्ट 9A में आता है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B में आता है, या फिर ट्रिब्यूनल पार्ट 10 में आता है। कौन से मतलब नहीं नॉट करेक्टली मैच है, ठीक है, याद रखना। ये भी नोट कोई देख लेना, फिर गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्या लग रहा है? लास्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि पार्ट 9 में पंचायत आता है, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दिए, ये नहीं होगा, ठीक है। इन तीनों में से एक होगा, तो इन तीनों में से कौन सा होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B ये इनकरेक्ट है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ये देखिए सारे पार्ट के बारे में दिया हुआ है। पार्ट 9B कहाँ है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये आप जो पार्ट दिया हुआ है 1 से लेके कितना तक 22 तक दिया हुआ है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, what was the constitutional status of India when the Constitution of India came into force 26 जनवरी 1950? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब मैंने देखा 3-4 एग्जाम में पूछा गया, और ये यूपीएससी में भी आया है। लास्ट
के लास्ट ईयर में, ठीक है, 2021 में आया था शायद। तो आपको बताना है कि कौन से जो क्या इनिशियली क्या रहा है। मैं जब प्रेम्बल चैप्टर किया था उसमें बताया था कि कौन से वर्ड इनिशियली था और कौन से वर्ड 73rd अमेंडमेंट या फिर 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, ठीक है, आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इनिशियली हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन के पास सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक था, ठीक है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत लोगों को पता भी नहीं होता। सब सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट सेकुलर सब दे देते हैं, लेकिन सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी बाद में ऐड किया गया, ठीक है। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी पहले इनिशियली क्या था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ही था, बाद में सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ऐड किया गया, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो क्लास मैं करा रहा हूँ समझ में आ रहा है, और आज एमसीक्यूज भी करा रहा हूँ, ठीक है। 2-3 और क्लास करूँगा एमसीक्यूज का, फिर नेक्स्ट क्लास को मूव करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल, ठीक है। तो आई होप आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा, और एग्ज़ाम्स भी बहुत अभी निकलने वाला है और निकल भी रहा है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, पता नहीं कब का क्या। मैं विश करूँगा सबका जॉब लगे जल्दी से जल्दी। और ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, ठीक है। चलिए फिर।